नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र का ट्रस्टी। नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा पब्लिश होने वाली जो पुस्तक है, नारायण हर्बल स्पैजरिक पब्लिकेशन की पुस्तकें, इसमें सबसे पहली पुस्तक आई थी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी जो पुस्तकें हैं ये रेफरेंस बेस है। रेफरेंस बेस मतलब पुराने लोगों ने कहाँ तक काम किया और उसको एडवांस करते हुए हमने उसको और आगे कहाँ तक पहुँचाया। इसी सीरीज़ में सबसे पहले छत्तीसगढ़ जन चिकित्सा कल्याण समिति छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर नीलेश थावरे जी, और इनकी संस्था है बायोमी स्पैजरिक प्राइवेट लिमिटेड भिलाई, इसके द्वारा काफ़ी सहयोग मिला हमें। और जो भी मैंने आज तक किया है, लगभग 14 लोग हैं जिनके द्वारा पूछे गए, मतलब उनसे मुझे पूछ करके जानकारी हुई कि हाँ, ये चीज़ें जो पुष्टि करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो मेरे पास 14 लोग रहे जिनकी पुष्टि वे खुद करते हैं। बात आती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में महाग्रंथ नाम लेकर के किताबें क्यों लिखी गई। इसके पीछे का कारण क्या था कि चिकित्सकों के पास 38 दवाइयाँ आती है, तो वो उनको ये नहीं मालूम होता है कि ये D3 एक्चुअल में है क्या। कुछ लोग डाइल्यूशन थर्ड को D3 कहते हैं, कुछ लोग D3 बोल करके डाइल्यूशन फोर्थ और डाइल्यूशन 5 सेल करते हैं, कुछ लोग इसमें क्रूड बना करके बोलते हैं कि क्रूड है, जबकि क्रूड मतलब कच्चा होता है। और कच्चे चीज़ों से आप कैसे किसी का इलाज कर सकते हैं जो कि इतने सालों तक बासी पड़ी रहती है। तो इतना इस क्रूड कह करके सेल आउट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्रूड एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है, फार्मास्यूटिकल के द्वारा होना चाहिए। बात है अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर काम करने की, तो कॉम्बिनेशन, सबसे पहले बात आती है कंसेप्ट की। तो मैंने कंसेप्ट समझे 5 कंसेप्ट, जिसमें पहले तो स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर, स्टेथोस्कोप का यूजिंग कहाँ कहाँ होता है, क्या साउंड मिलता है, उस साउंड का मीनिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या समझना चाहिए। बीपी जिसमें हाइपर है, हाइपो है, डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, अगर गड़बड़ हो रहा है तो क्यों गड़बड़ हो रहा है, उसकी मूल कारण। अगर बीपी ऑपरेटर्स मशीन है ऐप मैनुअल, और उसमें अगर कोई ख़राबी आ रही है तो तत्काल उसको कैसे सुधारते हुए हम काम करें। ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी करते हैं, उसकी आड़े तिरछे ग्राफ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसको हम कैसे समझें, उसके लिए पुस्तक में स्थान होना ज़रूरी था। 38 मेडिसिन की जो स्पैजरिक्स होती हैं उनकी अपनी सभी की क्रिएटिविटी होती है, तो वो उसका फील्ड ऑफ एक्शन, उसकी मैकेनिज़्म कहाँ यूज़ होनी चाहिए, डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ है कौन से डाइल्यूशंस होने चाहिए, उसकी जानकारी, उसकी पुटअप डोजोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी। इसके अलावा प्लांट्स के कौन से भाग से कौन सी मेडिसिन्स का जनरेशन होता है, इसको मैंने पार्ट 1 में लिखा था। पार्ट 2 में लिखा माउथ टू एनस के डिज़ीज़ के बारे में, और प्रोसेसिंग कुछ मेथड मैंने बताए थे कि कैसे आपको अगर पेस्ट बनाना है, टूथ पाउडर बनाना है, ग्लिसरीन बनाना है, किसी चीज़ में किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो कैसे करेंगे। इसके अलावा माउथ टू एनस के डिज़ीज़ लिखे थे, लगभग 28 डिज़ीज़, और इसके अलावा मैं 145 डिज़ीज़ के अलग से कॉम्बिनेशन दिए थे जैसे कि लोग चाहते हैं। फिर मैंने तीसरी पुस्तक लिखनी थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो कि शेख मंसूर जी थे, महाराष्ट्र के थे। मैंने कभी देखा नहीं इनको, वो मेरा दुर्भाग्य कहना चाहिए, बट उन्होंने जो सीख दी मुझे, उस सीख को लेकर के मैंने द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा नाम दे करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3 को परिवर्तित कर दिया उनके नाम पे। चौथी पुस्तक थी जिसमें स्टेथोस्कोप, बीपी ऑपरेटर, ईसीजी मशीन और 38 मेडिसिन की मेट्रेमेडिका थी, उसको मैंने रोक दिया, क्योंकि लोगों का कहनाम था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में पूरे विश्व में लगभग 269 कंट्रीज़ हैं, एक भी कैंसर की कोई बुक नहीं आई। और जब कैंसर की बुक नहीं आई मतलब कैंसर का कंसेप्ट लोगों के पास नहीं है। मैं विगत पिछले 4-5 सालों से कैंसर के ऊपर कमांड देते आया हूँ अपने नासक के मेंबर्स और चिकित्सकों को।
और उसकी देन है कि भारत में लगभग 12 प्रमुख संस्थान जो हैं कैंसर के, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे काम करते हैं, उनमें से 11 हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना नाम कुछ भी लिखते हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेडिसिन हमारी जाती है। उसी को आधार मानते हुए आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो सीरीज़ थी, मैंने उसको 3 कर दिया, और द लीजेंड ऑफ सीरीज़ थी उसको 2 कर दिया। आगामी एक पुस्तक आएगी अगले साल, मैटी जयंती से पहले आएगी वो, और वो मेरी अंतिम पुस्तक होगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ की सीरीज़ में, जो कि 5वीं पुस्तक होनी चाहिए थी, जबकि नाम उसका तीसरा रखा गया क्योंकि 2 सीरीज़ निकाल दी गई, तो इसमें जो पुस्तक है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 3, ये कैंसर पे विशेष तौर पे है। 20 कैंसर का कमांड मैंने इसमें दिया है। मेडिसिन्स किस पैमाने पे होनी चाहिए उसमें लिखी हुई है, और क्योंकि डायल्यूट्रिक बिस प्रोसेस को हम बिलोंग करते हैं, एफ्रिनफ्राइन मेथड को हम बिलोंग नहीं करते, एफ्रिनफ्राइन प्रोसेस को हम बिलोंग नहीं करते, इसलिए हम 10,000 या 5C तक नहीं जाते। हमारे जो डायलूशंस होते हैं, हमारा मानना है कि 1:9 मतलब 10, और 10 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डायलूशन बनना चाहिए 10। 11वें में मॉलिक्यूल शून्य होना चाहिए। अगर ये सिद्धांत गलत है तो मुझे लगता है कि मैंने जो किया है ये नया है, और अगर हम एडवांस के साथ नहीं चलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मूल साइंटिफिक विज़न होनी चाहिए, उससे हम भटक रहे हैं। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ में भाग की जो सीरीज़ 3 है, जो कि ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट विथ 24 स्पैजरिक्स एंड नासक मेथोडोलॉजी, ये पुस्तक अपने आप में सिद्ध करती है कि यूट्राइन कैंसर हो, स्क्वैमोस सेल कार्सिनोमा हो, लीवर के कैंसर हों, माउथ एसोफेगस के कैंसर हों, अभी तक हमने काफ़ी कैंसर्स क्योर किए हैं। ल्यूकीमिया के कैंसर में टाटा के डॉक्टर हैं जयनंद किशोर देवांगन, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। लीवर कैंसर पे भी इनका बहुत अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर पे भी बहुत अच्छा वर्क चल रहा है इनका। मनीष पाटीदार जी का भी बहुत अच्छा वर्क चल रहा है कैंसर को लेकर, हालांकि थोड़ा सा परेशान रहते हैं, क्या है बोलना बेकार है वो सब चीज़ें। लेकिन क्या है, कैंसर की अगर बात करें तो सुबोध रंजन जी भी कैंसर पे काम करते थे, छोड़ दिए हैं शायद, पता नहीं क्या है। बट आज की स्थिति यह है कि अगर आप कैंसर पे काम कर रहे हैं तो उसकी जो मेडिसिन होनी चाहिए वो उसकी माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, उसके आधार पे निकाले जाने वाला बैच नंबर होना चाहिए, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से बैच नंबर डाल दिए। 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 100 प्रोडक्ट पे अपनी मर्ज़ी से बैच नंबर डाल दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर उसकी एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट है तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये मेडिसिन क्या है, उसमें लैक्टोज़ है, सैक्रोज़ है, डेक्सट्रोज़ है, सुक्रोज़ है, कैटेलिस्ट पॉजिटिव है और नॉन पॉजिटिव है, मतलब मेडिसिन किस पैमाने पे बनी है। दूसरी चीज़ होती है कि मेडिसिन अगर बनी है तो उस मेडिसिन के अंदर उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो किस के बिलोंगिंग है, स्ट्रेप्टोकोकी है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ई कॉलिक बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो वो किसके बिलोंगिंग, किसके बिहाफ का है। अगर वो हमको मालूम होगा तो हमको ये मालूम होगा कि हाँ कल्चर निकाला गया, इस कल्चर के अकॉर्डिंग ये फला फला एंटीबायोटिक जैसे एलोपैथी में आती है, उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे भी निकाल पाएंगे। क्योंकि जब 4-6 मेडिसिन को मिलाया जाता है, 2 मेडिसिन को मिलाया जाता है, तो उसकी अलग से कोई एक केमिस्ट्री बनती है, उस केमिस्ट्री की टेस्टिंग तो ज़रूरी है। और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बना है और उसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं बनी है तो आप एमजी कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, कितना सेंटीमीटर आपका मेडिसिन रन किया, सॉल्वेंट क्या गेट, कैसे पता चलेगा। इन सभी तथ्यों को लेकर के मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ भाग 3 की रचना की है, और ये विश्व की पहली पुस्तक है जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सकों का मनोबल भी बढ़ाएगी। और आने वाले भविष्य में, जैसे कई चिकित्सक चाहते हैं कि हम तो आज काम नहीं कर पाते हैं सर, तो कैसे करेंगे, तो इस पुस्तक को लीजिए, अच्छे से रीड कीजिए। 5,000 की कलर पुस्तक है और ब्लैक एंड वाइट 2200 की है। जय हिंद, नमस्कार, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।